नमस्कार सभी को। आज मैं कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। ये माइनर टेस्ट 1 लेवल 1 वालों का पेपर है। लेवल 2 वाले भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पोर्शन तो जीके का ही रहता है। तो इसमें क्या क्या उन्होंने सिलेबस को शामिल किया था ये देख लेते हैं हम। तो राजस्थान भूगोल से राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप और मृदा एवं मृदा संरक्षण ये 2 टॉपिक लिए थे। राजस्थानी भाषा की जो बुकलेट थी उससे भी पेज 1 से पेज 8 तक तो था। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान से राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र शामिल किए थे। समसामयिकी जून समसामयिकी को इसमें शामिल किया गया। फिर मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी उससे शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र एवं कार्य और अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव ये टॉपिक लिए गए थे। फिर विद्यालय विषय का जो ज्ञान है उससे हिंदी से संज्ञा सर्वनाम और विशेषण लिया गया। अंग्रेजी से आर्टिकल्स इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स लिया गया और गणित से पूर्ण संख्याएं अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं दशमलव संख्याएं ये टॉपिक लिए गए। फिर शैक्षणिक रीति विज्ञान जो है उससे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां और सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति ये सारे टॉपिक माइनर टेस्ट 1 में थे। तो चलिए अब हम इनके क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है? 4 स्थलाकृतियां दे रखी है हमको, तो हमको इनको भोमट, धरियन, नाली, उपरमाल इनको हमको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4th ऑप्शन। तो देखिए सबसे पहले नाली, इसके बाद धरियन, इसके बाद उपरमाल और फिर भोमट। नाली कहाँ पे है? तो नाली हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का क्षेत्र जो है उसको नाली बोलते हैं। धरियन क्या है? पश्चिमी राजस्थान में जो स्थानांतरित जो बालू का स्तूप होते हैं वो धरियन कहलाते हैं। इसके बाद उपरमाल, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो पठारी क्षेत्र है उसको उपरमाल बोलते हैं। और भोमट क्या है? जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो डूंगरपुर उदयपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है उसको भोमट बोलते हैं। तो इस हिसाब से देखो नाली सबसे पहले क्योंकि सबसे उत्तर में है गंगानगर हनुमानगढ़। इसके बाद धरियन आ जाएगा हमारा पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर वाला क्षेत्र। इसके बाद हमारा उपरमाल आ जाएगा और सबसे दक्षिण वाला जो है भोमट। तो ये हमारा क्रम हो गया और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। देखो जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं आपको समझा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बनास बेसिन का अधिकांशतः विस्तार है? बनास बेसिन का विस्तार पूछा है तो इसका जो थर्ड आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा टोंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, खटखट दर्रा स्थित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4th ऑप्शन बूंदी। तो इसके अलावा भी और भी काफी सारे प्रमुख दर्रे हैं जैसे कि अजमेर के दर्रे हम याद रखते हैं, मध्य अरावली के जो दर्रे हैं तो एक हम बर दर्रा याद रखते हैं। इसके बाद परवेरिया दर्रा जो है एक वो याद रखना है हमको। फिर शिवपुरा, वसूरा घाट और अन्य दर्रे में जैसे राजसमंद में आएंगे हम तो कामली घाट, गोरम घाट, दिवेर ये सब, हाथीगुड़ा नाल ये सब। फिर पाली आता है तो सोमेश्वर की नाल, देसूरी नाल। फिर उदयपुर में फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल। चलिए नेक्स्ट, तो खटखट दर्रे का उत्तर क्या हो जाएगा? बूंदी। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है। क्या है? उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो ये गलत कथन है। ये जो उत्तर पूर्वी मैदान जो है ये सिंधु नदी नहीं, ये गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर स्थित है तो इसका सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा चंदवाड़ा क्षेत्र में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 517
मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इधर इस साइड में दे रखा है। अगर आपको हिंदी में कोई वर्ड में प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसका इंग्लिश वाला रूप भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन का। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सब सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कूट से मिलान करना है हमको। इधर भू आकृतिक प्रदेश दे रखे हैं और इधर प्राकृतिक भूदृश्य दे रखे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4th ऑप्शन। देखिए हड़ौती पठौर, तो इसका रामगढ़ क्रेटर। फिर इसके बाद मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र लसाड़िया पठार जो कि उदयपुर में है। फिर सी में आ जाएगा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश गोरमजी और नागौरी उच्च भूमि कुचामन नावा झीलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से झालावाड़ पठार के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका असत्य कथन सेकंड ऑप्शन जो है वो असत्य हो जाएगा। इसका उत्तर पश्चिमी भाग डग कंधर की उच्च भूमि कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बनास बेसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी और देलवाड़ा। इनकी सबकी ऊंचाई भी हमको ध्यान रखनी है। जैसे देलवाड़ा की है 1442 मीटर, ठीक है। इसके बाद ऋषिकेश की है 1017 मीटर और कमलनाथ की है 1001 मीटर, ठीक है। देलवाड़ा की 1442 मीटर, फिर ऋषिकेश की 1017 मीटर और कमलनाथ की 1001 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो साथ के साथ याद करने हैं आपको, ठीक है। उनको छोड़ना नहीं है। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और फिर उसको याद करो हाथों हाथ ही, ताकि आगे कभी किसी एग्जाम में कहीं पे क्वेश्चन आए तो वहां पे हमारा कम से कम गलत ना हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो 3 कथन दे रखे हैं। ए, तारागढ़ चोटी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बी, रोजा भाकर जालोर पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। सी, परवेरिया तथा सूरा घाट मध्य अरावली की प्रमुख दर्रे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। केवल ए और सी जो है वो सही है। तारागढ़ चोटी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो देखिए फिर इसके बाद जो सी है, परवेरिया तथा सूरा घाट मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर समूह उत्तरी अरावली से संबंधित है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सिरावास व बबाई। सिरावास जो है वो अलवर में है और बबाई झुंझुनू में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। कौन सी? घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी। तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शाहाबाद की उच्च भूमि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, हमें सत्य कथन बताना है। पहला, उड़िया पठार आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। सेकंड, भोराट पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और थर्ड, पोतवार पठार उत्तर पूर्वी अरावली में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 1, 2 और 3 तीनों ही जो है सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में सम्मिलित है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पोखरण फलौदी जो है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है।
तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा सतूर। तो याद रखना है आपको, बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर सतूर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित स्थलाकृतिक भूदृश्य में से असंगत युग्म की पहचान करिए। असंगत हमें छांटना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा रेग, रेतीला मरुस्थल। गलत है ये। रेग क्या होता है? रेग मिश्रित मरुस्थल होता है, तो ये हमें याद रखना होगा। रेग क्या होता है? मिश्रित मरुस्थल होता है, ना कि रेतीला मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मेवल क्या है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पर्वतीय क्षेत्र जो है वो मेवल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, अरावली को दक्षिण पूर्वी पठार से अलग करने वाला भ्रंश दरार है। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। याद रखना है इंग्लिश में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित है? बीहड़ से हम सबको पता है, जहाँ चंबल बहती है वो सभी जिले जो है बीहड़ से प्रभावित है। मुख्यतः प्रभावित पूछा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पठारों के पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जो है क्रम में जचाना है इसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सबसे पहले हाड़ौती, फिर उपरमाल, फिर लसाड़िया और फिर भोराट और फिर आबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैली निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की है? हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैली कौन से भूगर्भिक काल की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जुरासिक व इयोसिन काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी में थोड़ा कट गया है तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न प्लेटू? जो हमारा दक्षिण पूर्वी जो पठार है उसका कौन सा भाग नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, देवगढ़ का पीडमंट मैदान। क्योंकि देखो दक्षिण ये राजस्थान है मान लो, तो ये दक्षिण पूर्वी जो पठार है हमारा उसका पूछा है, जबकि देवगढ़, देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद में, और ये मेवाड़ मैदान का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, अवरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विंध्यन कगार भूमि मुख्यतः निर्मित है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, बालू का पत्थर व शैल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमें ये बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो नागर उच्च भूमि डोरा पर्वत। डोरा पर्वत जो है वो जालौर पहाड़ियों के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से पूर्व के मैदान से संबंधित असत्य कथन है। पूर्वी मैदान जो है उसके बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो गया, इस प्रदेश के बनास बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को मेवाड़ का मैदान कहते हैं। तो मेवाड़ का मैदान हम सब पता है, जानते हैं कि राजसमंद, उदयपुर वगैरह जो ये पूरा एरिया है इसको कहते हैं। ये बनास बाणगंगा मैदान तो यहाँ आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बाब बोल्डर्स युग से संबंधित है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कार्बोनिफेरस। बाब बोल्डर्स कहाँ है ये? तो ये अपने जोधपुर जो है उसके बाब जो तहसील है, जो एरिया है वहां पे है ये बाब बोल्डर्स, और ये कौन से काल के हैं? कार्बोनिफेरस काल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से उसका सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए देखते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं, डोरा पर्वत जो है वो जालोर में है, फिर कामली घाट जो है वो राजसमंद में है, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है, और हाथीनाल जो है वो उदयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30,
अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में देखो 4 कथन दे रखे हैं, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था, है ना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्राचीनतम पर्वतमाला है और इसका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन बताना है हमें, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। जो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो लावा के जो दरारी उद्गार है उससे हुआ है, ठीक है, ना कि इससे शरण से या किसी लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? लावा के दरारी उद्गार से हुआ है। लावा बाहर निकला और उससे वो लावा जम गया तो इससे काली मिट्टी बन गई। और इसका जो विस्तार है ये दक्षिणी भाग में, तो ये कहाँ है विस्तार? दक्षिण पूर्वी भाग जो है हाड़ौती का पठार, ये कोटा बूंदी बारह झालावाड़, ये काली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों के अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? हमें इन जिलों में पाई जाने वाली मृदा बतानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इंसेप्टी सॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार जिले सुमेलित नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सीरोजिम हनुमानगढ़ चूरू जो है वो गलत हो गया है। देखिए रेवेरिना जो है वो गंगानगर में पाई जाती है, जिप्सीफेरस बीकानेर में पाई जाती है, जबकि सीरोजिम्स जो है वो गंगानगर में यानी कि श्री गंगानगर में ही पाई जाती है और स्लेटी जो भूरी है वो जालोर और पाली में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, देखो गलत आंसर है तो मैं उसका आपको सही भी बता रही हूँ कि क्या सही उत्तर है इसका, ताकि आपको ध्यान रहे, है ना, आगे के भी किसी पेपर में आप गलत करके ना आओ उसको फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 34, मिश्रित लाल व काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता नहीं पूछी है तो इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन। इसमें सर्वाधिक मोटे कण पाए जाते हैं। इसमें मोटे कण नहीं होते, इसमें क्या होते हैं? बारीक कण पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांशतः है, क्या है? तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर्वतीय मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सुमेलित करना है हमको। इधर मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं और जलवायु प्रदेश दे रखी है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एरिडीसोल शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में, फिर इंसेप्टिसोल तो अर्धशुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में, फिर इसके बाद एल्फीसोल तो ये अपने उप आर्द्र एवं आर्द्र क्षेत्र में, और वर्टिसोल जो है आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्ट उपमृदाकरण का विशेष महत्व है? ये एक उपमृदा समूह दे रखा है, तो हमें मृदा के उप समूह जो है वो भी याद करके जाने हैं क्योंकि अब उन उप समूहों से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है काफी बार। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन, वर्टिसोल का ये उपमृदा समूह है क्रोमोस्टर्टस। जैसे हम उपसमूह, कुछ उपसमूह मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एरिडीसोल जो है ना, उसके उपसमूह अगर आपको याद करने हैं, पूरे आपको नाम याद नहीं हो रहे हैं, तो आप ऑर्थिड्स जहाँ भी आएगा वो आपको याद रखना है, पीछे ऑर्थिड्स आएगा। जैसे इसके कैम्ब्रो ऑर्थिड्स, कैल्सी ऑर्थिड्स, पेली ऑर्थिड्स, सेल ऑर्थिड्स, ये इसके उपसमूह है। किसके? एरिडीसोल के। तो एरिडीसोल के उपसमूह ऑर्थिड्स लिखा हुआ आएगा पीछे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से राजस्थान में मृदा की समस्या है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी मृदा अप्रदन भी है, मृदा अवकर्षण भी है और सेम समस्या भी है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दे रखे हैं,
और फिर हमें बताना है कि ये विशेषता किस मृदा की है। तो पहला कथन, इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अपक्षय व अधिक तापांतर से हुआ है। सेकंड, इस मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मरुस्थलीय मृदा। ये मरुस्थलीय मृदा जो होती है ये पश्चिमी राजस्थान यानी शुष्क जलवायु वाले भागों में पाई जाती है। फिर इसका जो निर्माण है वह भौतिक अपक्षय व अधिक तापांतर से होता है। इसकी जल धारण जो क्षमता है वो न्यूनतम होती है। और ये जो मिट्टी होती है ये कम उपजाऊ और लवणीय होती है। ठीक है, ये मृदा जो होती है वो लवणीय होती है। इसका पीएच मान जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। चलिए, और यह मिट्टी जो है पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है ना। हम देखते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक बालू का स्तूप बना था, फिर हवा आती है तो थोड़ी देर बाद यहाँ बालू का स्तूप बनता है। तो ये क्या है, गतिशील होती रहती है, पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है इधर उधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, काली मृदा जानी जाती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रेगुर मिट्टी से। और काली मृदा को जो है रेगुर मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र पर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन एरिडिसोल व एंटीसोल मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, इस मिट्टी में चावल व मक्का की खेती की जाती है। पहला तो ये, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया है। इसके बाद पहला तो ये कि ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो यह जो है भूरी रेतीली कछारी मृदा जो है ये अलवर, भरतपुर और गंगानगर के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। फिर इस मिट्टी में चावल और मक्का नहीं होता, क्या क्या होता है, बाजरा होता है, ज्वार, तिल, इसबगोल, इस टाइप की फसलें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मृदा की पारिस्थितिकी समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है। ठीक है, सेम से कौन से जिले प्रभावित है, तो इसका थर्ड ऑप्शन गंगानगर, हनुमानगढ़, जो ये हमारा राजस्थान का उत्तरी जो क्षेत्र है ना, गंगानगर, हनुमानगढ़, जहाँ पे नहरों द्वारा सिंचाई होती है, तो वहाँ पे सेम की समस्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से उपयुक्त जिला युग्म की पहचान करें जहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा, लाल पीली मृदा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अजमेर, राजसमंद व पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, रेतीली और बलुई दोमट मृदा राजस्थान के कितने भूभाग पर विस्तृत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, लगभग 2/3 भाग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अब हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं। एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए और कवि को कविता लिखनी चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति को वह होना चाहिए जो वह हो सकता है। मैस्लो का यह कथन किस आवश्यकता की पूर्ति की बात करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है आत्मसिद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, वह सुदृढ़ और अचल उत्तेजक जो प्राणी से समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है वह कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अंतर्नोद, यानी कि चालन भी बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में ड्राइव बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका के संबंध में असत्य कथन है। किसकी भूमिका, अभिप्रेरणा की भूमिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्रेरणा छात्र की रुचि को बढ़ाती है किंतु अवधान निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो ये अवधान, प्रेरणा जो है वो छात्र की रुचि को बढ़ाती है किंतु अवधान निर्माण में सहयोगी है आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मनोज लाइब्रेरी में लगातार पढ़ता रहता है। उसके टेस्ट सीरीज में भी अच्छी रैंक चलती थी, मगर फिर भी वह परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता। जब उसके दोस्त पूछते तो वो बस इतना कहता कि अपना इरादा जो है वो सिलेक्शन का नहीं रैंक का है, क्योंकि अच्छी रैंक आने पर गृह जिले में नियुक्ति मिलती है।
मनोज की अभिप्रेरणा को किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से बेहतर समझा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, व्रूम। और व्रूम ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रत्याशा सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर विकसित होती है जो उपलब्धि में सहायक होती है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वुडवर्थ ने दिया ये। क्वेश्चन नंबर 51। स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का समय माना जा सकता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन, अरस्तु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। असत्य कथन बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नाल व अन्य शिक्षा मनोविज्ञान को मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन मानते हैं। ये असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। एक विचार जो मनोविज्ञान में निरीक्षण और मापन पर बल देता है, जिसने बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया, यह संप्रदाय है। तो ये कौन सा संप्रदाय है? ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो J.B. वॉटसन, हमें नाम भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सटीक विचार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उपयुक्त सभी। देख लेते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान विधायन विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान नियामक नहीं है। तो ये सारे ही सही हो गए हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो। देखो, आपका लाइक में कुछ पैसा वैसा तो लग नहीं रहा, लेकिन मुझे जरूर मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी देखो आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैं पेपर लाती हूँ, फिर उसको देखती हूँ कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना है, कौन से का नहीं। मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो यार एक लाइक तो बनता है ना। तो मैं भी थोड़ी मोटिवेट रहूंगी और वीडियोस लाऊंगी जल्दी जल्दी। चलिए, ये मजाक की बात तो साइड में हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। एक छात्रा परी रोज स्कूल में संगीत कक्षा में भाग लेती है। वह कहती है, मुझे संगीत से सच्चा सुकून मिलता है, लेकिन अगर मैं ये क्लास मिस कर दूं तो मुझे 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जो मुझे स्कॉलरशिप के लिए जरूरी है। नीचे दिए गए में से कौन सा कथन परी की अभिप्रेरणा की प्रकृति को सबसे सटीक रूप में विश्लेषित करता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, परी के व्यवहार में दोनों प्रकार की प्रेरणाएं सक्रिय है, आंतरिक और बाहरी, और यह एक मिश्रित प्रेरणा की स्थिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। एक व्यक्ति शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए खेल सितारों की कहानी पढ़ता है अथवा किसी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ संलग्न होता है। शक्ति अभिप्रेरक अभिव्यक्ति हेतु मैक्सीलैंड के अनुसार यह कौन सी विधि है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बाहरी स्रोत, एक्सटर्नल सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 57। शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आशय निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला, शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान किया है। सेकंड, छात्रों को समझने के पश्चात यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। थर्ड, यह शिक्षक में बुद्धिलब्धि के विकास में सहायक है। फोर्थ, यह शिक्षक का परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते सुधारने में मदद करता है। फिफ्थ, यह शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझाने और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जो है वो एकदम उपयुक्त है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है ना? तो चलिए, पहला,
यह शिक्षार्थियों विद्यार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने में प्रयास करता है। दूसरा, यह शैक्षिक लक्ष्यों और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्यों को परिभाषित करता है। तीसरा, यह उन तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है जिनके द्वारा लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, यह शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से संबंधित है। पांचवा, यह अधिगम प्रक्रिया की बेहतर समझ को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन। केवल 2 और 4 जो है वो हमारे सबसे उपयुक्त उत्तर हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59। देखो बड़े-बड़े कथन दे रखे हैं, बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं, तो उनको आराम-आराम से पढ़ना है। अगर स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है, तो आप इसको एक बार पॉज़ करके फिर आराम से पढ़िए, फिर उसका आंसर देखिए कि हाँ, आप क्या आंसर दे रहे हो और फिर ये जाँचिए कि इसका करेक्ट आंसर जो है, मैं जो है सही आंसर क्या बता रही हूँ। और ये करेक्ट आंसर मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, जो कलाम एकेडमी की जो आंसर की आती है, मैं वही आपको आंसर्स बता रही हूँ। तो आप इनको एकदम 100% सही मानिए कि हाँ, ये सही आंसर है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसको फिर से पढ़िए कि हाँ यार, मैंने क्या गलत पढ़ा या मुझे तो ये फैक्ट आता ही नहीं है, मुझे तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो उसको हाथों-हाथ आप याद कर लीजिए और एक कॉपी में लिखिए कि हाँ ये टॉपिक से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो मुझे इस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59, सत्य कथन ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, एक और दोनों जो है वो सत्य है। पढ़ लेते हैं हम एक बार। जैविक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सेकंड, कोई अभिप्रेरक पूर्णतः जैविक या पूर्णतः मनोसामाजिक नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। और हाँ, एक बात और कि ये जो टेस्ट सीरीज के मैं आपको डाल रही हूँ क्वेश्चंस, आप इनको पेपर को अभी ही देखिए। आप ये सोच रहे हो कि लास्ट टाइम में देखेंगे, जनवरी के शुरू में देखेंगे या दिसंबर एंड में देखेंगे, तब देखो इनको करने का कोई फायदा नहीं है ना। आप इसको अभी साथ साथ में करते जाइए, ताकि आपका कोई पोर्शन जो है, कोई टॉपिक है, अगर वो वीक है तो आप उसको अभी ही सही कर लोगे। एंड टाइम पे क्या होता है कि यार ये भी पढ़ना है, इसको भी रिवाइज करना है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है। फिर हमको डर लगता है कि यार अब तैयारी नहीं है सही से, क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो घबराना नहीं है, एंड टाइम के लिए सब चीज़ें नहीं छोड़नी है। अभी ही आप इन पेपर्स को देखिए, बार-बार सॉल्व कीजिए। और भी कोई कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग टेस्ट सीरीज करा रही है थर्ड ग्रेड की, तो दूसरी कोचिंग्स के भी कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, दोस्त होंगे, तो उनसे पेपर अरेंज कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, वुंट व टीचनर का संबंध प्रकार्यवाद से था। तो ये गलत उत्तर है। वुंट व टीचनर का संबंध जो है वो संरचनावाद से था। किससे था? संरचनावाद से था। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, 24 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ कहाँ से किया? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बिचुन, जयपुर से। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। किसकी बात हो रही है ये? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संबंध में। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। यह परियोजना राजस्थान के 29 जिलों में विस्तृत है। दूसरा, यह परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, केवल बी जो है, दूसरा कथन जो है वो सत्य है। तो चलिए थोड़ा इस परियोजना के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यह परियोजना हमारे देश के 4 राज्यों के 29 जिलों में है, ठीक है, ना कि राजस्थान के 29 जिलों में है। देश के 4 राज्यों के 29 जिलों में है और राजस्थान के कितने जिलों में है? राजस्थान के 19 जिलों में, ठीक है, राजस्थान के 19 जिलों में है। और यह परियोजना जो है अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास जो 5 किलोमीटर का जो बफर क्षेत्र है, उसमें हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख योजना है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, 4 जून 2025 को राजस्थान के मेनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया।
इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह उदयपुर जिले में स्थित एक मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। बी, इसे बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। सी, यह वेटलैंड रात्रि नदी व विजय सागर तालाब से मिलकर बना है। उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए और बी जो है वो सही है। देखो 4 जून 2025 को मेनार जो कि उदयपुर में है और एक खीचन जो कि फलौदी में है, इन दोनों को रामसर साइट में शामिल कर दिया गया और मेनार को जो है बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। 12 जून 2025 को उत्कल रंजन साहू का राजस्थान लोक सेवा आयोग का डैश अध्यक्ष चुना गया। कौन सा नंबर का अध्यक्ष उनको चुना गया? इस पद पर उनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो हमें इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अभी हमारे आरपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? उत्कल रंजन साहू, यूआर साहू बनाए गए हैं। ये हमारे आरपीएससी के 40वें अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 19 जून 2026 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। ये सारे करंट के क्वेश्चंस चल रहे हैं। नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के किन 2 संस्थानों की मेजबानी में करवाया जाना प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहाँ पे जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बीड़ पापड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 हेतु राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? तो इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा, पखेरुवन नी पीरा। तो इस क्वेश्चन से देखो हमें इतने सारे पॉइंट्स मिल गए हैं कि साहित्य अकादमी 2025 के लिए राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो भोगीलाल पाटीदार को दिया गया। उनकी कृति कौन सी थी? पखेरुवन नी पीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। जून 2025 में चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, रुद्रांश खंडेलवाल। क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान की डैश को भारतीय मसाला बोर्ड के अंतर्गत आधिकारिक रूप से 53वें मसाले के रूप में अधिसूचित किया। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पान मेथी। इसको भारतीय मसाला बोर्ड के जो 53वें मसाले के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। और ये पान मेथी जो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये नागौरी पान मेथी भी बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। 26 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर से जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली की किन 2 नवाचारी पहलों का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, विधायक शिक्षा का साथी मातृवन योजना। तो थोड़ा सा इनके बारे में मैं बता देती हूँ। विधायक शिक्षा का साथी जो है, इस योजना के माध्यम से जोधपुर शहर के चयनित तो जो भी मतलब गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट मातृवन योजना जो है, उसके अंतर्गत जोधपुर का जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कितने? 5 लाख पौधे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, क्योंकि आजकल है ना योजनाएं बहुत छोटी छोटी, कोई सी भी योजना पूछ लेते हैं, एकदम से कोई अभियान ले आते हैं, तो अब हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया और अपने कौन से ग्रंथ में किया? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने
उनका ग्रंथ कौन सा था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में अपना जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित मारवाड़ी की उपबोली तथा उससे संबंधित क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है। मारवाड़ी की उपबोलियां दे रखी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गोड़वाड़ी फलौदी। ये सही सुमेलित नहीं है। गोड़वाड़ी कहाँ पे बोली जाती है? जालोर व सिरोही और पाली का कुछ क्षेत्र है वहां पे बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन वागड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो एरिया है उसको वागड़ ही बोलते हैं, वागड़ बोलते हैं ना, और वहां पर जो बोली बोली जाती है उसको बागड़ी बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं वहां एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, और जहां जरूरत नहीं है कि यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर हम सीधा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 74। रांगड़ी बोली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी बोली है रांगड़ी बोली? फर्स्ट, यह बोली अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है। दूसरा, यह मेवाड़ी की उपबोली है। उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है, तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी केवल एक जो है ये सत्य है, और ये मेवाड़ी की नहीं, ये मालवी की उपबोली है। किसकी उपबोली है ये? मालवी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से एक पूर्वी राजस्थान की उपबोली नहीं है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन मेरवाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। सरदार शहर चूरू में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र निम्न में से किसके नियंत्रण में है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन गांधी विद्या मंदिर। ये अनुसंधान केंद्र वगैरह आने लग गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। राज्य में निम्न में से किस स्थान पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है? क्या पूछा है? पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है केशवाना जालोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। असुमेलित की पहचान कीजिए, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन नवगांव। ये जो इसका कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है, ये जो है नवगांव जो है अनुसंधान स्टेशन, ये थर्ड बी का अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किसकी घटक प्रयोगशाला है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन CSIR। ठीक है। चलिए ये देखो, ये क्वेश्चन अभी पटवारी वाले पेपर में आया था कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे है, ये पूछा था, है ना। ऑप्शन दे रखे थे बीकानेर, जोधपुर, पिलानी, इस तरीके से। तो देखो ये पिलानी में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? उसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ पे की गई? तो ये हमें बताना है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 1962 में मालपुरा टोंक में की गई। मालपुरा को हम अभी अविका नगर भी कहते हैं। ठीक है, वो ज्यादा प्रचलित है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं। काजरी के बारे में 3 कथन दे रखे हैं। पहला, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक घटक है। दूसरा, 1954 में मरुस्थलीय वन रोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हुई। सी, यह देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे शुष्क क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के मुद्दों पर विशेष रूप से अनुसंधान करने का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर इसमें से हमें देखो असत्य कथन की चयन करना है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन, केवल बी जो है वो असत्य है। ए और सी जो है दोनों सत्य कथन है, तो ये बी कैसे असत्य हो गया? इसकी स्थापना जो है
1954 नहीं, 1952 में की गई थी सबसे पहले, है ना, मरुस्थलीय वनरोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में। ठीक है, फिर इसके बाद 1959 में इसका नाम जो है काजरी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। ICAR के अधीन राजस्थान में कितनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं संचालित है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 84। केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर श्री गंगानगर की स्थापना 1962 में किसके सहयोग से हुई? तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, कनाडा के सहयोग से। ठीक है, 2 कृषि फार्म थे। ठीक है, पहला वाला केंद्रीय कृषि फार्म जो था वो सूरतगढ़ में उसकी स्थापना हुई थी और 1956 में हुई थी, और दूसरा वाला जो कृषि फार्म है ये 1962 में इसकी स्थापना हुई। पहले वाला जो सूरतगढ़ वाला है उसकी स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी, और ये दूसरा वाला जो है 62 वाला, इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से हुई। दोनों ही बता दिया मैंने आपको, है ना, तो याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 85। चौपासनी जोधपुर में स्थित निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा, राजस्थानी शोध संस्थान। चलिए बाकी के शोध संस्थान जो है ये देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ पे है। सामाजिक कार्य शोध संस्थान जो है ये तिलोनिया अजमेर में है। कहाँ पे है ये? तिलोनिया अजमेर में है। फिर रूपायन शोध संस्थान ये बोरुंदा जोधपुर में है। फिर तीसरा हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध संस्थान ये जयपुर में है। ठीक है, डिजाइन विजाइन तो अब कहाँ पे होगी, ये सब जयपुर में ही होगा, ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक से। और राजस्थानी शोध संस्थान ये अपने चौपासी जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई पढ़ने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं अगर अभी तक सब्सक्राइब किया है तो। ठीक है, लेवल 1 के लेवल 2 के सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो सॉल्यूशन टेलीग्राम पे भी डालूंगी और यूट्यूब पे डालने वाली हूँ जल्द ही। ये माइनर टेस्ट 1 है तो ऐसे ऐसे करके मैं सब डालूंगी, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा, है ना, तो आपको वरना कैसे पता चलेगा, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि व्यूज तो काफी आ रहे हैं, मतलब लोग तो काफी देख रहे हैं पर देख के चले जाते हैं, वो मतलब ऐसा भी नहीं कि यार चलो एक लाइक ही कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ निम्न में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, थारपारकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। यांत्रिक कृषि फार्म कोटा की स्थापना कब हुई? वो केंद्रीय कृषि फार्म था, ये यांत्रिक कृषि फार्म में ध्यान रखना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। सूची 1 और 2 से मिलान करना है हमको, ये सारे अनुसंधान केंद्र ही चल रहे हैं अभी तक, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र ये आफरी है, तो आफरी कहाँ है? अपने जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? जयपुर में है। फिर राज्य भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला तो ये अपने बीकानेर, ये अपने टोंक में है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये अपने बीकानेर में है। देखो ये एक मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे, ये टोंक नहीं आएगा। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पे है? ये भी जोधपुर में ही है, तो आप ध्यान रखना, ये एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो ये सबको ही पता है कि बास्केटबॉल है, और इसको बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? तो ये 1948। ये ध्यान नहीं होगा, है ना सबको, तो इसको आप याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न को सुमेलित कीजिए। इधर हमारे राज्य प्रतीक दे रखे हैं और इनकी अधिसूचना की दिनांक दे रखी है। ठीक है, आपको ईयर याद नहीं रखना है, आपको उस पूरी डेट अब याद रखनी पड़ेगी। अभी लेवल थोड़ा इन्होंने अप कर दिया है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए देखते हैं। पशुधन श्रेणी, तो इसका सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन, 19 सितंबर 2014। ऊंट को जो है
नेक्स्ट इसके बाद सेकंड वृक्ष, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 31 अक्टूबर 1983। फिर इसके बाद फूल, वृक्ष जो है हमारा क्या है, खेजड़ी, फिर फूल, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, फूल में भी देखो 31 अक्टूबर 1983 ही आएगा, ये वापस यहाँ पे डेट गलत दे दी है, क्या आएगा 31 अक्टूबर 1983 हो जाती है मिस प्रिंट। और पशु जो है वन्य जीव श्रेणी का, उसको 21 मई, ये पूरा उल्टा सीधा कर दिया। मैं आपको एक बार अच्छे से सही से बता देती हूँ। चलिए देखते हैं। पहला तो था कि पशु जो है हमारा, जो कि कौन सी पशुधन श्रेणी का है ना, पालतू पशु हम बोल सकते हैं, तो कौन है वो, ऊंट है। ऊंट का कब अधिसूचना हुई थी, तो 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद वृक्ष, वृक्ष हमारा क्या है, खेजड़ी, और इसकी अधिसूचना 31 अक्टूबर 1983। मैं जो लिख रही हूँ आपको अगर समझ में नहीं आया तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमने वृक्ष देख लिया, खेजड़ी, और इसकी अधिसूचना कब हुई। फिर इसके बाद फूल, तो हमारा राज्य फूल क्या है, रोहिड़ा के पुष्प जो है वो हमारा राज्य फूल है। तो इसकी जो अधिसूचना है कब जारी हुई, ये भी 31 अक्टूबर 1983 को ही जारी हुई। चलिए नेक्स्ट। जो हमारा पशु है, एक हमने पढ़ा था पशु, पालतू पशु वाला, जो 2014 में हुआ था, ऊंट, और ये जो पशु है ये वन्य जीव श्रेणी का है, तो ये कौन है, चिंकारा। और इसकी अधिसूचना कब जारी हुई, 12 दिसंबर 1983। तो चलिए ये हो गया अपना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। प्रोसेपिस सिनेरेरिया है, क्या है प्रोसेपिस सिनेरेरिया, किसका वैज्ञानिक नाम है ये, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, वृक्ष। वृक्ष जो खेजड़ी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, चिंकारा की भारतीय प्रजाति का वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है। बी, चिंकारा मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। सी, चिंकारा प्रजनन केंद्र नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। तो इसको हमको सत्य कथन बताने हैं कि कौन सा सत्य है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सी, थर्ड ऑप्शन। केवल सी जो है वो सत्य है, बाकी ये दोनों गलत है। चलो अब इनकी विस्तृत व्याख्या भी देख लेते हैं हम। ये चिंकारा का वैज्ञानिक नाम जो है वो गजेला बनेटी है, ठीक है, लेकिन इसकी भारतीय प्रजाति जो है इसका नाम गजेला है। तो चिंकारा की जो प्रजाति वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है, पर अगर भारतीय प्रजाति का नाम पूछे तो गजेला बताना है आपको, ठीक है, 2 बार गजेला। और चिंकारा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, सबको पता है पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, मरू क्षेत्र में पाया जाता है, और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 मई 1982 को अधिसूचना जारी कर घोड़ावन को राज्य पक्षी घोषित किया गया। बी, इसी अधिसूचना के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंधों के अधीन घोड़ावन को पूर्णतः संरक्षित घोषित किया गया। उक्त में से असत्य कथन बताना है हमको, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, ना तो ए और ना ही बी जो है वो असत्य है, दोनों ही ये सत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र राई सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बानसूर अलवर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। कृषि अनुसंधान स्टेशन मंडोर जोधपुर की स्थापना कब हुई, तो उसका फोर्थ ऑप्शन 1983 जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, जो कि 1956 में स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 97।
राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के अधिकार क्षेत्र में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र आता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है थर्ड ए जो है कृषि जलवायु क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इस थर्ड ए में कौन कौन से जिले आते हैं? तो जयपुर आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, दौसा, टोंक, खैरतल तिजारा, ठीक है, ये सब और आंशिक थोड़ा सा ब्यावर जिला भी आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, टोंक में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, ठंडे शुष्क क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृषि पद्धतियों का विकास करने के लिए काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लेह में। काजरी के जो है 5 अनुसंधान केंद्र है, क्षेत्रीय अनुसंधान जो कार्यालय ऑफिस वगैरह होते हैं वो है। कौन कौन से हैं? 3 तो राजस्थान में ही है, एक तो पाली, एक जैसलमेर और एक बीकानेर। फिर 2 राजस्थान से बाहर है, एक कुकमा भुज गुजरात में है और एक लेह लद्दाख में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? तबीजी अजमेर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, केंद्रीय झुंड पंजीकरण यूनिट अजमेर की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, 2 अगस्त 1979 को। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पचपदरा, बाड़मेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, घूमर निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसका सेकंड ऑप्शन, भीलों का ही लोक नृत्य है और वर्तमान में ये सभी समुदायों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? तो ये खेजड़ी हो जाएगा और राज्य पुष्प हमारा क्या है? रोहिड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, गोडावन हैचिंग सेंटर कहाँ स्थित है? कौन सा? गोडावन हैचिंग सेंटर। तो उसका सही आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, रामदेवरा जैसलमेर में। और गोडावन अगर प्रजनन केंद्र पूछते हैं तो हमें जोधपुर जंतुआलय बताना है, जोधपुर जू जो है ना, वो गोडावन प्रजनन केंद्र है। और सर्वाधिक गोडावन अगर पूछते हैं तो मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में है हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान, वहां पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, यदि 0.111 और फिर इंफिनिटी तक इज इक्वल टू 1/9 तो 0.444 किसके बराबर होगा? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, √3। क्वेश्चन नंबर 108, ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसका हमें दशमलव प्रसार पूछा है, ठीक है, डेसिमल जो है एक्सप्रेशन पूछा है हमको, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से सत्य कथन है, सत्य कथन हमें बताना है। संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो एकमात्र सम संख्या है। तीसरा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अपने 109 का चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है? सत्य है। 1, 2, 3 तीनों ही सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110,
यदि मानक रूप में लिखी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों अंकों के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड न हो तो वह संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, शांत दशमलव। ठीक है, देखो ये मैथ्स के क्वेश्चन, गणित के जो क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व नहीं करा रही हूँ, क्योंकि उनको सॉल्व कराने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप जैसे क्वेश्चन देखा आपने और आप उसको रफ कॉपी लेके बैठो और उसको सॉल्व कर दो, फिर देखो इसका सही उत्तर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 201 से पूर्ण भाज्य है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। 100 की निकटतम अभाज्य संख्या है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पहला ऑप्शन 101। फिर क्वेश्चन नंबर 113। 1 से 80 तक गिनती में कुल कितने अभाज्य युग्म है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 8। क्वेश्चन नंबर 114। निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन 31 और 33। क्वेश्चन नंबर 115। माध्यमिक स्तर पर एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन विषयों की विषय वस्तु से ली गई है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र से जो सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु है वो ली गई है। क्वेश्चन नंबर 116। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बालक का समाजीकरण करना। और देखो क्या क्या उद्देश्य होते हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षण के, कि उत्तम नागरिकता का विकास करना, बालक का समाजीकरण करना, सामाजिक विरासत और संस्कृति का ज्ञान, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, ठीक है, विश्व बंधुता जो होती है ना उसका विकास करना, फिर छात्रों का मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका सर्वांगीण विकास करना, मतलब उसका मानसिक विकास भी करना, उसका पूरा पूरा डेवलपमेंट विकास करना, ठीक है, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना। तो ये सारे सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत, वर्तमान तथा उभरते भविष्य में मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सही आ जाएगा, जॉन यू माइकेलिस। क्वेश्चन नंबर 118। सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, व्यक्तियों व उनके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 119। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षण का महत्व है। तो ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए व बी सही है, ए और बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, और ये कब आया था? ये 1952-1953 में आया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। संश्लेषण विधि में, ये विधियां आ गई हैं शिक्षण विधियां, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, वर्ण, शब्द, वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका सेकंड ऑप्शन जो है, खंडान्वय प्रणाली भी कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है कि कविता की एक एक पंक्ति और उसके एक एक खंड पर प्रश्न पूछते हैं, और
इसको फिर इसीलिए खंडान्वय विधि भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो आ जाएगा व्यतिरेकी विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का उपयोग करते हुए अध्यापक द्वारा किस क्रम का अनुसरण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यकरण, परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, संपूर्ण रचना एक ही अनुच्छेद में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, कर्म गति टारे हो नाही टरे को एक शिक्षक अंतः कथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहा है। यह शिक्षक पद्य शिक्षण की किस विधि से अध्यापन कार्य कर रहा है, इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, व्याख्या विधि। क्वेश्चन नंबर 128, नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य एवं विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा पद्य शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 129, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है, तो ये कौन सी विधि में होता है ये, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के और क्या क्या नाम है, तो सुगम विधि, निर्बाध विधि, प्राकृतिक विधि, मात्र विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, सही सुमेलित कीजिए, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए देखते हैं, गद्य शिक्षण, मौन वाचन, रचना शिक्षण, संवाद लेखन, फिर व्याकरण शिक्षण, आगमन विधि और पद्य शिक्षण रसास्वादन विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, इस विधि द्वारा पढ़ाने पर कि भाव और कला दोनों ही पक्षों की एक कथावाचक की भांति विशद व्याख्या करनी पड़ती है तथा भावों को हृदयंगम कराने हेतु इस विधि में शिक्षक को अनेक उदाहरण देने पड़ते हैं। यह कथन पद्य शिक्षण की किस विधि के संदर्भ में कहा गया है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, व्यास विधि के बारे में ये सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 132, गद्य शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत अध्यापक पुस्तक को हाथ में लेकर उसका वाचन करते हुए शब्दार्थ बताकर वाक्यों की व्याख्या करता चलता है, तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, अर्थबोध विधि। क्वेश्चन नंबर 133, डाल्टन प्रणाली के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ये असत्य है। यह माध्यमिक स्तर तक उपयोग में ली जाने वाली कक्षा कक्ष प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, व्याकरण शिक्षण की पाठ्य पुस्तक प्रणाली के संबंध में सत्य कथन को छांटिए, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है आंसर की में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 135, निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है। अब ये हिंदी के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो जातिवाचक संज्ञा बतानी है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, भूकंप, जीभ, तालाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, गौरव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मिठास, जुल्म, दौर्बल्य। क्वेश्चन नंबर 138, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, आप पधार कर अनुग्रहित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, मुझे घर जाना है, इस वाक्य में
मुझे क्या है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड, सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 140, पशु शब्द का विशेषण होगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है पाश्विक, वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन माधुर्य। माधुर्य क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 142, तू, तुम, आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये मध्यम पुरुष कहलाते हैं ये सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 143, अब ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। द इडियम अ डार्क हॉर्स मीन, ठीक है, इडियम दे रखा है डार्क हॉर्स, इसका मतलब बताना है हमको, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, समवन हु इज नॉट वेल नोन बट हैज द पोटेंशियल टू बी सक्सेसफुल। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा प्रतिद्वंदी जिसके बारे में हम नहीं जानते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 144, गिव अ कोल्ड शोल्डर मीन्स, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, टू इग्नोर और टू बी अनफ्रेंडली टू समवन। इसका अर्थ क्या है, किसी को जानबूझकर अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 145, द इडियम लीप्स एंड बाउंड्स मीन, ठीक है, इसका मतलब बताना है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट, यानी कि तेज गति से किसी स्थिति या कार्य में उन्नति होना। क्वेश्चन नंबर 146, शी इज गोइंग टू डैश हॉस्पिटल टू कंसल्ट द डॉक्टर, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 147, द गवर्नमेंट शुड मेक न्यू पॉलिसीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ डैश पुअर, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, द, यानी कि पूरा सेंटेंस क्या होगा, द गवर्नमेंट शुड मेक न्यू पॉलिसीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर। ठीक है, गवर्नमेंट को जो है नई पॉलिसी बनानी चाहिए, नई नीतियां बनानी चाहिए, जो पुअर जो है, गरीब जो है, उनके अच्छे के लिए, भले के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148, बनानास आर सोल्ड 50 रुपीज, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बनानास आर सोल्ड 50 रुपीज अ किलो। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 149, कैन यू टीच मी हाउ टू प्ले डैश पियानो, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, द। ठीक है, जो भी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना, उनको मतलब प्ले करते टाइम द का प्रयोग किया जाता है, जैसे पियानो की जगह हारमोनियम भी हो सकता था, ड्रम भी हो सकता था, तो प्ले आ रहा है तो क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन है ये, डैश यूएसए कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पहला ऑप्शन, यूएसए कंपनी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने लेवल 1 का माइनर टेस्ट 1 का पूरा सॉल्यूशन करा दिया है, अब आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, जल्द ही मैं माइनर टेस्ट 2 का भी डाल दूंगी। और भी अगर आपको देखने हैं जैसे वीडियो के, सेकेंड ग्रेड के, फोर्थ ग्रेड के, तो रीट लेवल 2 के, ये सब के मैंने पेपर डाले हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, अगर आपको वीडियो ऐसे डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर धन्यवाद, जल्द ही मैं अगला पेपर लेके आपके सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद।